डियर स्टूडेंट, आज हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट जलीय विलायकों के बारे में पढ़ेंगे जो कि बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में। देखिए बच्चों, ये जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, इन ये जो सेपरेट चैप्टर है और इसमें आपके सेकेंड ईयर में आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सिलेबस में है। तो इसका सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं। देखिए, इसमें हम विलायकों के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट, विलायकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स, और विलायकों के सामान्य लक्षण, जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट्स, है ना। फिर हम ये पढ़ेंगे ये इसमें विलायकों में होने वाली जो है केमिकल रिएक्शंस, जो है ना, विलायकों में कौन कौन सी, विलायकों में संपन्न की जाने वाली रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन विच कैन बी कैरिड आउट इन सॉल्वेंट। फिर हम यहाँ पर जो है ब्लैक लेंगे। वो ब्लैक जो होंगे हमारे लिक्विड अमोनिया होगा और लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड होगा, और इनके संदर्भ में जो है लिक्विड अमोनिया और लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के संदर्भ में हम इनकी केमिकल रिएक्शंस इनके द्वारा जो होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर इस बात को समझें कि जो केमिकल रिएक्शंस होती है बच्चों, वो मोस्टली जो है विलायकों में संपन्न होती है। द्रवावस्था में किन्हीं दो से अधिक पदार्थों के होमोजीनियस मिश्रण को हम विलयन कहा जाता है, और जिसमें मुख्य अवयव जो होता है वो लिक्विड्स होता है, द्रव होता है, और उस लिक्विड्स को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, सॉल्वेंट या विलायक कहते हैं। जबकि उसमें मिले हुए दूसरे अवशेष अवयव को हम क्या बोलते हैं, विलय, सॉल्यूट कहते हैं यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है नॉन एक्वस सॉल्वेंट, जलीय विलायक। देखिए, जो केमिकल रिएक्शंस जल में होती है उसको हम बोलते हैं जलीय विलयन में होने वाली अभिक्रिया, मतलब एक्वस सॉल्वेंट यहाँ पर जो है जलीय विलयन विलायक बोलेंगे। और जो रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन जल के अलावा अन्य सॉल्वेंट्स के अंदर होती है उसको हम बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट। अब देखिए, नॉन एक्वस सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने अभी बताया था, द्रव अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड से है ना, ये इनऑर्गेनिक रिएक्शंस इसके अंदर होती है। जबकि बहुत सी ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसमें जल के अलावा उन विलायक है, जैसे एल्कोहल है, एसीटोन है, बेंजीन है, ये आदि, और इनको बोलते हैं हम कार्बनिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इसके अंदर ये संपन्न होती है। तो कहने का मतलब है कि जल के अलावा बहुत सारी रिएक्शंस हैं, वो जो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो और चाहे वो ऑर्गेनिक हो, वो जो है जो जल के अलावा वो रिएक्शंस जो है अन्य विलायकों में संपन्न होती है, अन्य विलायकों द्वारा संपन्न होती है, और उसको हम बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट रिएक्शंस या नॉन एक्वस विलायक जो है। अब वो ये जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट के अंदर जो रिएक्शंस होती है और जो जल के अंदर रिएक्शन होती है, उनमें काफ़ी डिफरेंसेज है, वो हम आगे यहाँ पर देखेंगे। और कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ऐसे विलायक, अगर हम उसको एक डिफाइन करें यहाँ पर, ऐसे विलायक जो जल नहीं हो या जल के अतिरिक्त ऐसे द्रव पदार्थ जो जल की भांति अन्य पदार्थों को अपने में घोलने की शक्ति रखते हों, उन्हें हम बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट, जलीय विलायक उनको कहते हैं। देखिए, फ्रैंकलिन और क्राउस नाम के दो साइंटिस्ट थे, और उन्होंने लिक्विड अमोनिया को जलीय विलायक के रूप में प्रस्तुत किया। और फिर वाल्डन नाम का एक साइंटिस्ट आया, उसने जो है लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में विभिन्न प्रकार की विद्युत अपघटों के व्यवहार का अध्ययन किया, और इसके बाद में कई अजलीय विलायकों के बारे में जो है यहाँ पर डिस्कवरी हुई या यहाँ पर जो है आए। अब ये जो नॉन ऑक्वस सॉल्वेंट्स हैं, इन नॉन ऑक्वस सॉल्वेंट्स के हम जो है यहाँ पर जो है, पहले हम यहाँ पर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे।
देखिए कोई भी पदार्थ एक उत्तम ब्लैक की भांति कार्य करे, इसके लिए उसमें क्या गुण होने चाहिए उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो एक तो उसके अंदर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान, और दूसरा उसके अंदर होती है वैद्युत चालकता कंडक्टेंस की वैल्यूज। वो दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो इनको हम वन बाई वन यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए जो विलायक है उन द्रवावस्था में रहने का कार्यकाल प्राप्त हो और उनमें रासायनिक अभिक्रियाएं आसानी से संपन्न हो, और उनके गलनांक और क्वथनांक के मान भी क्या होने चाहिए, यहाँ पर कम होने चाहिए, लेस होने चाहिए, नंबर एक बात। दूसरा, उनकी जो विस्कोसिटी है, सान्यता के मान भी यहाँ पर पर्याप्त होने चाहिए, न तो अत्यंत कम हो और न ही अत्यधिक क्या हो, ज़्यादा हो, है ना। दूसरा यहाँ पर जो है इनके डाइपोल मोमेंट्स या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मान उच्च होने चाहिए, हाई होने चाहिए, क्योंकि अकार्बनिक पदार्थ सामान्यतः आयनिक होते हैं और आयनिक पदार्थों की विलयशीलता उनकी आयनिकता या आयनाइजेशन होने की प्रवृत्ति या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की पर निर्भर करती है। तो इस टेबल के अंदर यहाँ पर जो है विलायकों के यहाँ पर जो कुछ प्रमुख गुणों के बारे में यहाँ पर बताया, जैसे यहाँ पर लिया H2 विलायक है, NH3 विलायक है, HF एक सॉल्वेंट है, H2SO4 एक सॉल्वेंट है, SO2 सॉल्वेंट है, N2O4 एक यहाँ पर सॉल्वेंट्स है। तो इनके देखिए गलनांक क्वथनांक के मान यहाँ पर दिए हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मान दिए हैं और विद्युत चालकता के मान दिए हैं। तो H2O का गलनांक का मान है 273 केल्विन में मान है ये, और क्वथनांक का मान है 373, और इसके डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान है यहाँ पर वो है 291 के पर जो है ये इसके मतलब निकाले यहाँ पर जो है 81.7 डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मान। इसी प्रकार अमोनिया, इसका गलनांक का मान है 195, क्वथनांक का मान है 240, और 240 केल्विन पर इसका जो डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान है 23, है ना। इसकी विद्युत चालकता के मान है 240 पर ही 5 × 10⁻11। इसी प्रकार यहाँ पर HF लेते हैं, तो HF के गलनांक का मान है 190, और जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका क्वथनांक का मान है 292, और इसके डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान है 273 पर है यहाँ पर 84। ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट HF का बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से और इसका जो है विद्युत चालकता का मान है 273 केल्विन पर 1 × 10⁻6। इसी प्रकार से हम ले रहे हैं H2SO4। इस H2SO4 में जो इसके मेल्टिंग पॉइंट का मान है 283.4, और इसके बॉइलिंग पॉइंट का मान है -675, और इसके डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान है 293 केल्विन पर है 110 ± 10, और इसकी विद्युत चालकता का मान है 293। इसी तरीके से SO2 है यहाँ पर, इसके डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान जो है यहाँ पर वही 263 केल्विन पर 15.4, NO2 का है 290 केल्विन पर 2.4। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनकी बहुत फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर इन बहुत सारे सॉल्वेंट्स हैं इनकी यहाँ पर दी गई। अब हम यहाँ पर लेते हैं ब्लैक को, जो सॉल्वेंट है ये नॉन ऑक्वस सॉल्वेंट है। ये केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर इनका डिविजन्स यहाँ पर किया गया है, और कई प्रकार से इनका डिवीजन किया गया है। नंबर जो पहला जो यहाँ पर बेस है, बेस ऑन प्रोटॉन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द बिहेवियर टूवर्ड प्रोटॉन्स, प्रोटॉन के प्रति व्यवहार। तो देखिए प्रोटॉनिक सॉल्वेंट्स, और दूसरे यहाँ पर है नॉन प्रोटॉनिक या एप्रोटॉनिक सॉल्वेंट, और एक है यहाँ पर एम्फोप्रोटॉनिक सॉल्वेंट्स। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ जो प्रोटॉनिक, एप्रोटॉनिक और एम्फोटेरिक सॉल्वेंट, इसका मतलब ये है कि इनके मतलब इनमें H+, प्रोटॉन मीन्स H+। तो यहाँ प्रोटॉनिक सॉल्वेंट के बारे में या प्रोटॉनिक सॉल्वेंट के बारे में है यहाँ पर हम देखते हैं, तो जिसमें ये एसिडिक भी हो सकते हैं और ये बेसिक भी हो सकते हैं, है ना। तो एसिडिक के अंदर जैसे HF है, H2SO4 है, HCN है, CH3, ये इसमें, तो ये विलायक जो होते हैं इन प्रोटॉन को देने की क्या रखते हैं, प्रबल प्रवृत्ति रखते हैं। बहुत ज़्यादा इनमें H+ देने की प्रवृत्ति है। मैंने एग्जांपल अभी आपको मेंशन किया, HF, H2SO4, HCN, CH3, COOH। इसी प्रकार से यहाँ पर आ रहे हैं प्रोटोफिल सॉल्वेंट या बेसिक जो है उनको
तो ये इन विलायकों में प्रोटॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, चाहे है ना प्रोटॉन को, लेकिन ये बेसिक नेचर का है क्योंकि प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है। तो इसमें जैसे यहाँ पर इनमें आता है इस चूंकि ये प्रोटॉन को ग्रहण कर रहे हैं इसलिए इनमें क्षारीय गुण होते हैं। तो यहाँ पर जैसे आता है अमोनिया है, प्रीडीन है, आपके एथिलीन डाइअमीन है, हाइड्रोजीन है, तो ये सब एक प्रोटॉन दे रहा है एक ले रहा है, कहने का मतलब H+। इसलिए H+ का इसमें जो है H+ है इनके अंदर, या तो ले रहा है दे रहा है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं प्रोटोनिक सॉल्वेंट। अब दूसरे यहाँ पर आते हैं नॉन प्रोटोनिक या एप्रोटोनिक सॉल्वेंट। तो इन विलायकों के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हैं उनमें हाइड्रोजन परमाणु हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन ये क्या है चाहे हाइड्रोजन परमाणु इसके अंदर है या नहीं है, तो प्रोटॉन को ना तो ये ग्रहण करने की क्षमता होगी और ना ही ये प्रोटॉन देने की क्षमता रखेंगे। समझ रहे हो? जैसे बेंजीन है, तो बेंजीन में ना H+ देती है ना लेती है। यहाँ पर क्लोरोफिल है, क्लोरोफॉर्म है, सॉरी, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर तो H है ही नहीं है यहाँ पर। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड उसमें H है ही नहीं है यहाँ पर, और लेकिन बेंजीन में H है, लेकिन वो ना H देती है ना लेती है। तो इस प्रकार के विलायकों को हम क्या बोलते हैं एप्रोटोनिक सॉल्वेंट। नेक्स्ट यहाँ पर जो आ रहा विलायक आ रहा है यहाँ पर एम्फीप्रोटिक। इनके ये जो एम्फीप्रोटिक है इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में हाइड्रोजन परमाणु जो है उपस्थित होते हैं, प्रेजेंस होते हैं, और ये अभिक्रियाओं की परिस्थिति या आवश्यकता अनुसार प्रोटॉन ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। ठीक है, ये प्रोटॉन ले भी, और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं एम्फोटोरिक, अम्लीय और क्षारीय दोनों। और इनका अगर प्रोटॉन दे रहा है तो एसिडिक बिहेवियर, और अगर ले रहा है तो क्षारीय बेसिक बिहेवियर, कैन इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम एम्फोटोरिक जो है सॉल्वेंट। अब इसके जो एग्जाम्पल है वो है वाटर और एसिटिक एसिड। तो देखिए वाटर H+ दे भी सकता है और H+ ले भी सकता है, और इसी प्रकार से एसिटिक एसिड जो है H+ दे भी सकता है और एसिड जो है H+ ग्रहण भी कर सकता है। इसलिए इस प्रकार इन दोनों सॉल्वेंट को हम क्या बोलते हैं एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स। ठीक, अब ये जो हमने जो डिविजन्स पढ़ा था या विभाजन क्लासिफिकेशंस पढ़ा था वो बेस्ड ऑन क्या था बिहेवियर टुवर्ड प्रोटॉन्स था। अब इसका जो सॉल्वेंट का जो है यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन किया है वो किया है बेस्ड ऑन आयनिक प्रॉपर्टीज, आयनिक गुणों के आधार पर जो है इनका क्लासिफिकेशन किया है। तो देखिए इस वर्गीकरण का क्या सिद्धांत है, लाइक डिजॉल्व लाइक, आपने जूनियर सीनियर में से पढ़ते आए हैं, समान समान को घोलता है। आयनिक यौगिक जो है वो ध्रुवीय विलायक में घुलेंगे, और जो अनायनिक यौगिक है वो अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। इसके आधार पर विलायक दो प्रकार के होते हैं, आयनाइजिंग सॉल्वेंट और दूसरा होगा यहाँ पर नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स। ठीक है, तो आयनिक सॉल्वेंट में इस प्रकार के पदार्थों के अणु ध्रुवीय अथवा आयनिक प्रकृति के होते हैं, इसलिए आयनित होकर आयन की क्रिया को प्रेरित करते हैं और इस प्रकार आयनिक यौगिक को घोलने का कार्य करते हैं। जैसे ये सभी शुद्ध अवस्था में भी कुछ मात्रा में आयनित रूप में रहते हैं। जैसे आयनिक जो उनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान क्या होता है, हाई होता है। जैसे H2O है, अमोनिया है, SO2 है, HF है। तो ये जो है इनमें क्या है सेल्फ आयनाइजेशन की जो है वो पावर होती है, या अपने आप आयनित हो जाता है क्योंकि इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है। जैसे H2O का दिया है यहाँ पर, तो H2O मिलकर के H3O+ और OH-। अमोनिया का अगर यहाँ दिया है तो NH4, मतलब अमोनिया का डिसोसिएशन होता है NH4+ में, NH2- में। इसी प्रकार SO2 का डिसोसिएशन होता है SO2+ और SO3 2- में। इसी प्रकार से यहाँ पर आते हैं नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट। तो कुछ विलायक जो है अनायनीकारक अथवा अध्रुवीय होते हैं, जिसको बोलते हैं नॉन पोलर होते हैं, और ये जो है अध्रुवीय या उदासीन यौगिकों को घोलेंगे। ठीक है, क्योंकि जब इसका डिसोसिएशन होगा तो सामने वाले का डिसोसिएशन कर नहीं पाए, तो इसमें कौन से यौगिक घुलेंगे जो उदासीन हो या अध्रुवीय प्रकार के होते हैं। आयनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने में इनका कोई योगदान नहीं होता, और न ये स्वयं आयनित होते हैं और न ही इनमें कोई विलेय पदार्थ आयनित हो सकता है। ठीक, इनमें किसी विलेय पदार्थ का विलायकन सॉल्वेशंस या विलायकन के साथ संगुणन एसोसिएशन भी नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल इसके जो नॉन आयनाइजिंग है जैसे बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है,
ये बेंजीन का कभी आयनिक फॉर्म में नहीं आती, क्लोरोफॉर्म कभी आयनिक फॉर्म में नहीं आता, तो इसलिए इनको बोलते हैं नॉन आयनिक सॉल्वेंट। इसी प्रकार से जो है जल के साथ संबंध पर इनका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिलेशन विद वाटर, वाटर के साथ रिलेशन पर, तो यहाँ दो प्रकार के हो सकते हैं, एक एक्वस सॉल्वेंट और एक नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो इस एक्वस सॉल्वेंट में तो केवल जल ही आएगा यहाँ पर, है ना, और ये जलीय विलायक कहते हैं इनको, है ना ये। और नॉन एक्वस सॉल्वेंट में जल के अलावा जितने भी विलायक हैं वो यहाँ पर आएंगे। ठीक है भाई, तो ये जो है यहाँ पर ये दिखाया जल के अंदर H2O3 ये दिखाया, जैसे NH3 हमें ऊपर दे रखा है, ये NH3H2S है, NH2OH है, ये सब नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बच्चों इस लेक्चर्स के अंदर हमने जो है नॉन एक्वस सॉल्वेंट, उन नॉन एक्वस सॉल्वेंट के फिजिकल प्रॉपर्टीज और उन सॉल्वेंटों के टाइप्स, बेस ऑन, जो बेस ऑन किस पर पढ़ा हमने, प्रोटॉन, बेस ऑन जो है आयनिक प्रॉपर्टी, और बेस ऑन जो है वाटर। इस तरीके से ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट था। आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू। डॉक्टर एस एस गवर्नमेंट कॉलेज कोटा।